नमस्कार साथियों, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल DR ब्रदर क्लासेज में। साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 36, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है जो कि आपकी एग्जाम में जरूर अच्छा स्कोर करने में सहायक होंगे। तो आप सभी साथी वीडियो को अंत तक देखें। साथियों, आपको यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। ऑप्शन बी, वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है। ऑप्शन सी, विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। ऑप्शन डी, माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना वंशानुक्रम है। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। जो भी इस समय वीडियो देख रहे हैं, आप सभी साथियों को बता दूं साथियों, ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा, हम चर्चा करते हैं प्रत्येक ऑप्शन की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। जब माता पिता के द्वारा जो शारीरिक और जो मानसिक विशेषताएं अपने संतानों में संचरित की जाती है, स्थानांतरित की जाती है, तो वो क्या है? एक तरह से वंशानुक्रम है। बिल्कुल सही कथन है। ऑप्शन सी, हमारा विकास जो है प्राणी और उसके पर्यावरण के अंतःक्रिया का परिणाम है। बिल्कुल सही है साथियों। जो बालक का विकास होता है उस प्राणी और उसके पर्यावरण के बीच जो भी अंतःक्रिया होती है उसी का परिणाम होता है। ऑप्शन बी, माता पिता से संतान में जो गुणों का संचरण किया जाता है वो वंशानुक्रम होता है। बिल्कुल होता है साथियों। हमारा जो ऑप्शन ए है वो गलत ऑप्शन है साथियों। यहाँ पे प्रश्न पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, ये कथन गलत है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वंशानुक्रम जो है व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। साथियों, शोधन नहीं है। व्यक्ति की जो जन्मजात विशेषताएं हैं उनका योग होता है। क्या होता है? योग होता है साथियों। आप सभी साथी ध्यान रखिए, वंशानुक्रम जो होता है व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का योग होता है, न कि शोधन होता है साथियों। जन्मजात विशेषताओं में संशोधन थोड़ी किया जाता है। जन्मजात विशेषताएं होती है उनका योग मिलाकर जो होता है वो वंशानुक्रम होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पिछड़े बालक से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए, उसके सीखने की मंद गति होती है, गति जो होती है वो मंद होती है। ऑप्शन बी, उसकी अपनी योग्यताओं को देखते हुए शैक्षणिक उपलब्धि की मात्रा काफ़ी कम होती है। ऑप्शन सी, पिछड़े हुए बालकों में कम बुद्धि लब्धि का होना आवश्यक है। ऑप्शन डी, शैक्षणिक दृष्टि से वह निसंदेह सफल सिद्ध होता है। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। पिछले जो बालक होते हैं उनका बुद्धि लब्धि हो, कम बुद्धि लब्धि हो, ऐसा आवश्यक नहीं है, क्योंकि कभी कभार जो प्रतिभाशाली बालक भी होते हैं वो भी पिछड़े बालक हो जाते हैं। पिछड़े बालक का तात्पर्य ये नहीं है कि मंदबुद्धि बालक को पिछड़ा बालक कहा जाता हो, ऐसा नहीं है साथियों। शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ जाना ये मंदबुद्धि बालक की विशेषता है साथियों। उसके सीखने की गति बिल्कुल धीमी होती है, हो सकता है बिल्कुल उसकी अपनी योग्यताओं की जो शैक्षणिक उपलब्धि है वो कम होती है। शैक्षणिक दृष्टि से वह निसंदेह सफल सिद्ध होता है, ऐसा कहा जा सकता है साथियों। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी साथियों, जो कि कथन सही नहीं है, क्योंकि पिछड़े बालकों के लिए कम बुद्धि लब्धि हो ऐसा आवश्यक नहीं है। कभी कभी प्रतिभाशाली बुद्धि भी पिछड़ सकता है, कई कारण हो सकते हैं पिछड़ने के साथियों। साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए, बंडूरा। ऑप्शन बी, टॉलमैन। ऑप्शन सी, थॉर्नडाइक। ऑप्शन डी, कोहलर। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों, जो प्रेक्षणात्मक जो अधिगम होता है उसका संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? साथियों, जो प्रेक्षणात्मक अधिगम था, कौन से अधिगम को कहा जाता था? जो अवलोकन अधिगम है, सामाजिक अधिगम है, उसी को प्रेक्षणात्मक अधिगम कहते हैं। और उसका संप्रत्यय अल्बर्ट बंडूरा महोदय के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था साथियों? अल्बर्ट बंडूरा महोदय के द्वारा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से चिंतन की प्रकृति है? ऑप्शन ए, गत्यात्मक खोज। ऑप्शन बी, अनिश्चित उद्देश्य। ऑप्शन सी, अव्यक्त क्रिया। ऑप्शन डी, बाह्य प्रक्रिया। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों। जो चिंतन होता है क्या एक गत्यात्मक खोज होती है? बिल्कुल नहीं साथियों। चिंतन जो होता है एक प्रकार की मानसिक खोज होती है, संज्ञानात्मक खोज होती है। जब हमने चिंतन की कक्षा पढ़ी थी तो साथियों उसमें डिस्कस किया था। आप जिन भी साथियों ने हमारी चिंतन की कक्षा नहीं देखी है, एक बार प्लेलिस्ट में जाकर कक्षा अवश्य देखिए साथियों। आपका ये जो टॉपिक है
बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न कभी गलत नहीं करोगे। एक बार कक्षा जरूर देखिए जिन भी साथियों ने नहीं देखी है। साथियों चिंतन का अनिश्चित उद्देश्य होता है? बिल्कुल नहीं साथियों, चिंतन जो होता है इसका निश्चित उद्देश्य होता है। हम किसी न किसी समस्या का समाधान करने के लिए चिंतन करते हैं साथियों। चिंतन का जो प्रारंभ होता है वही किसी समस्या से होता है, अर्थात किसी उसका निश्चित उद्देश्य होता है, किसी समस्या को सोल्व करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी है साथियों हमारा चिंतन बाह्य प्रक्रिया है? बिल्कुल नहीं है साथियों, चिंतन एक प्रकार से बाह्य व्यक्ति जो क्रिया करता है वो चिंतन में नहीं आता है। चिंतन क्या है? चिंतन हमारी एक आंतरिक प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है, संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, अव्यक्त प्रक्रिया है। क्या है? अव्यक्त क्रिया। चिंतन को व्यक्त नहीं किया जा सकता साथियों। कोई व्यक्ति चिंतन कर रहा है, क्या आप पता लगा सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसको व्यक्त कर सकते हैं? तो ये क्या है? चिंतन एक अव्यक्त प्रक्रिया है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लेविन के अधिगम संबंधी क्षेत्र सिद्धांत की एक मुख्य अवधारणा नहीं है? ऑप्शन ए जीवन दायरा, ऑप्शन बी विभेदीकरण, ऑप्शन सी वेक्टर्स और कर्षण, ऑप्शन डी टोपोलॉजी। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। जो कुर्ट लेविन था उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? क्षेत्र सिद्धांत दिया था साथियों। और क्षेत्र सिद्धांत में उनमें किन किन तत्वों की बात की थी साथियों? उन्होंने जीवन दायरा, लाइफ स्पेस की बात की थी, वेक्टर्स और कर्षण के बारे में बात की थी, टोपोलॉजी के बारे में बात की थी। साथियों विभेदीकरण तो संप्रत्ति के बारे में उन्होंने चर्चा नहीं की थी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी इन्होंने चर्चा नहीं की। जीवन दायरे की इन्होंने चर्चा की, वेक्टर्स कर्षण की और टोपोलॉजी तीनों की चर्चा की थी। साथियों ये क्या होते हैं? जीवन दायरा क्या होता है, टोपोलॉजी क्या होती है, वेक्टर्स और कर्षण क्या होते हैं? अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो इन सभी तथ्यों को, इन संप्रत्तियों को पढ़ाया जा चुका है। आपको अधिगम की कुर्ट लेविन क्षेत्र के सिद्धांत के नाम से हमारे प्लेलिस्ट पर कक्षा मिलेगी। आप उसमें जाकर इन टॉपिक को बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। इतने आसान तरीके से इन तत्वों को समझाया गया है। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? कोई अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है तो उसका जो सबसे ज़्यादा ध्यान है वो किस तथ्य पर होना चाहिए, कौन से मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? देखते हैं साथियों। ऑप्शन ए है हमारा शारीरिक क्षमता, ऑप्शन बी वैयक्तिक क्षमता, ऑप्शन सी शिक्षण तकनीक, ऑप्शन डी पारिवारिक स्थिति। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों कक्षा को पढ़ाते समय अध्यापक को क्या ध्यान रखना चाहिए? व्यक्तिगत विभिन्नता का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि साथियों जब शिक्षक व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखेगा तो विद्यार्थियों, अलग अलग विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, अलग अलग विद्यार्थी अलग अलग तरीके से सीखते हैं, तो उनके अनुसार वह अपनी जो शिक्षण विधि है, शिक्षण तकनीक है, उसका प्रयोग कर सकता है और उससे कि सभी बच्चे आसानी से समझ सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिगत विभिन्नता। साथियों अगला प्रश्न है हमारा, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? जो हमारे जीन पियाजे हैं वो किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन ए भाषा विकास के लिए, ऑप्शन बी सामाजिक विकास के लिए, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक विकास के लिए, ऑप्शन डी यौन विकास के लिए। साथियों आसान क्वेश्चन है और शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम के दृष्टिकोण से उपयुक्त क्वेश्चन है। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें जो भी वीडियो देख रहे इस समय। साथियों जो पियाजे ने अध्ययन किया था वो संज्ञानात्मक विकास का किया था। संज्ञानात्मक विकास पर इन्होंने अधिक चर्चा की है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। साथियों संज्ञानात्मक विकास की इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई है। आप सभी साथी ध्यान रखें, इन चारों अवस्थाओं से प्रश्न प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन चारों अवस्थाएं बताई थी इन्होंने, संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। साथियों हम चर्चा करेंगे इस सिद्धांत के बारे में विस्तृत रूप से, क्योंकि इस सिद्धांत से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, और जिन भी साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो से संबंधित सूचना आपको तत्काल मिल सके। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का विकास किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए हरमन रोरसा, ऑप्शन बी लियोपोल्ड बेलक, ऑप्शन सी मुर्रे, ऑप्शन डी गाल्टन। साथियों जो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण था उसको क्या कहते हैं हम? TAT। तो साथियों TAT का जो परीक्षण का जो विकास है, निर्माण किसके द्वारा किया गया था? मुर्रे के द्वारा किया गया था। आपको देखने को मिल सकता है इसके साथ मॉर्गन भी, मॉर्गन एवं मुर्रे के द्वारा प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का विकास किया गया था। साथियों इससे किसका मापन किया जाता है? साथियों अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का किसका मापन किया जाता है साथियों,
तो ये व्यक्तित्व का मापन करती है। किसका मापन करती है साथियों? व्यक्तित्व का मापन करती है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षण अधिगम की अनुदेशनात्मक विधियां होती है। ऑप्शन ए अध्यापक केंद्रित, ऑप्शन बी छात्र केंद्रित, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों जो शिक्षण अधिगम की अनुदेशनात्मक जो विधियां होती है वो अध्यापक केंद्रित विधियां होती है। कैसी विधियां होती है साथियों? अध्यापक केंद्रित होती है। अध्यापक इसमें सक्रिय रहता है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अध्यापक केंद्रित। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणा की विशेषताओं से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए प्रेरणा जरूरतों पर आधारित है, ऑप्शन बी प्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक घटना है, ऑप्शन सी प्रेरणा एक विरल प्रक्रिया है, ऑप्शन डी प्रेरणा लक्ष्य प्रेरक है। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों जो प्रेरणा होती है जरूरतों पर आधारित होती है। आप सभी साथियों ने पढ़ा होगा आवश्यकता आविष्कार की जननी है, और अभी प्रेरणा के लिए आवश्यकता शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। प्रेरणा जो होती है जरूरतों पर आधारित है, बिल्कुल सही कथन है। प्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक घटना है, बिल्कुल सही है साथियों। प्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक घटना है। एक विरल प्रक्रिया है साथियों, प्रेरणा एक कठिन प्रक्रिया थोड़ी है, एक विरल प्रक्रिया थोड़ी है। प्रेरणा लक्ष्य प्रेरक है, लक्ष्य प्रेरक होती है साथियों। एक लक्ष्य के प्रति चयनात्मक व्यवहार व्यक्ति, प्रेरित व्यक्ति जो होता है अभिप्रेरित व्यक्ति, वो लक्ष्य के प्रति एक चयनात्मक व्यवहार करता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेरणा एक विरल प्रक्रिया है। ये प्रेरणा से संबंधित कथन नहीं है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। ऑप्शन ए सामान्य बुद्धि का, ऑप्शन बी विशिष्ट बुद्धि का, ऑप्शन सी अभिवृद्धि का, ऑप्शन डी अभिक्षमता का। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों बिने साइमन परीक्षण का जो निर्माण था अल्फ्रेड बिने साइमन के द्वारा किया गया था। कब किया गया था साथियों? 1905 में किया गया था। और ये जो मापन करता है विशिष्ट बुद्धि का मापन करता है साथियों। किसका करता है? विशिष्ट बुद्धि का मापन करता है। साथियों जो सामान्य बुद्धि होती है, दो प्रकार की बुद्धि बताई थी स्पीयरमैन महोदय ने। आप सभी साथियों को पता हो तो द्विकारक सिद्धांत में एक सामान्य बुद्धि और एक विशिष्ट बुद्धि। सामान्य जो बुद्धि होती है बालक की वो जन्मजात होती है और व्यक्ति में इसकी संख्या 1 होती है। और जो सामान्य बुद्धि होती है उसको हम प्रशिक्षण के द्वारा बिल्कुल नहीं बदल सकते। अधिगम और प्रशिक्षण के द्वारा उसको बदला नहीं जा सकता। जबकि जो विशिष्ट बुद्धि होती है साथियों ये वातावरण के द्वारा अर्जित होती है और व्यक्ति में कई प्रकार की विशिष्ट बुद्धि हो सकती है। इसको अधिगम के द्वारा बदला जा सकता है। और ये जो बिने साइमन बुद्धि किसका मापन करती है? विशिष्ट बुद्धि का करती है। आप सभी साथी ध्यान रखिए, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा वाणी दोष नहीं है? ऑप्शन ए धीमी या तेज गति से बोलना, ऑप्शन बी तीव्र अस्पष्ट वाणी, ऑप्शन सी ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, ऑप्शन डी हकलाना और तुतलाना। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों वाणी दोष क्या होता है? वाणी दोष से तात्पर्य है कि अपनी बातों को स्पष्ट रूप से नहीं कह पाना। कोई व्यक्ति जब अपनी बातों को स्पष्ट रूप से नहीं कह पाता है तो उस व्यक्ति में क्या होता है? वाणी दोष होता है। और वाणी दोष का क्या कारण होते हैं साथियों? हकलाना, तुतलाना, अस्पष्ट उच्चारण करना, ये सब क्या है? वाणी दोष के कारण है। साथियों इनमें से वाणी दोष जो नहीं है ऑप्शन ए धीमी या तेज गति से बोलना वाणी दोष नहीं। साथियों धीमी या तेज गति से बोलना क्या है? परिस्थिति जन्य ध्वनि में परिवर्तन, अर्थात परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति ध्वनि में परिवर्तन करता है, यह कोई वाणी दोष नहीं है। तेज और अस्पष्ट बोलना बिल्कुल वाणी दोष है साथियों। ध्वनि और परिवर्तन और स्पष्ट उच्चारण करना बिल्कुल, और हकलाना और तुतलाना सब वाणी दोष है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक परिस्थिति जन्य ध्वनि में परिवर्तन है, वाणी दोष नहीं है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है। ऑप्शन ए कलात्मक व्यक्तित्व, ऑप्शन बी ज्ञानात्मक व्यक्तित्व, ऑप्शन सी अंतर्मुखी व्यक्तित्व, ऑप्शन डी बहिर्मुखी व्यक्तित्व। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों ऐसा व्यक्ति जो अपनी बाहर की अपना जो ऊर्जा बल होता है उसको बाहर की ओर अभिव्यक्त करता है, ऐसा व्यक्ति होता है बहिर्मुखी व्यक्तित्व कहलाता है। ऐसा जो व्यक्ति होता है बहिर्मुखी होता है और ये व्यक्ति आशावादी होता है। कैसा होता है? आशावादी होता है। ये अपने आप में सीमित नहीं रहता है, बाहर जाकर लोगों के साथ ये व्यवहार करता है, बहिर्मुखी होता है साथियों। हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा साथियों, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं? अभी हमने चर्चा की थी पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई गई थी। उनमें से कौन सी अवस्था में
अमूर्त तर्क और परिपक्व नैतिक चिंतन बालक करने लगता है। ऑप्शन ए पूर्व कार्यात्मक, ऑप्शन बी स्थूल कार्यात्मक, ऑप्शन सी संवेदीगामक, ऑप्शन डी औपचारिक कार्यात्मक। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों, बालक जिसमें अमूर्त चिंतन, अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन करता है वो अवस्था होती है औपचारिक कार्यात्मक। आप सभी साथी ध्यान रखें, इसकी जो अवस्था होती है 11 वर्ष से ऊपर की जो आयु होती है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। आप सभी साथी ध्यान रखें। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? ऑप्शन ए टीएटी, ऑप्शन बी 16 पीएफ, ऑप्शन सी क्लाउड पिक्चर टेस्ट, ऑप्शन डी ड्रा-ए-मैन टेस्ट। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 16 पीएफ जो विधि है इनसे शेष से भिन्न है। साथियों, टीएटी, क्लाउड पिक्चर टेस्ट और ड्रा-ए-मैन टेस्ट, ये तीनों जो विधियां हैं ये तीनों क्या है? प्रक्षेपी विधियां हैं। और 16 पीएफ जो विधि है अप्रक्षेपी विधि है। साथियों, आप सभी साथी ध्यान रखें, ये कौन सी विधि है? अप्रक्षेपी विधि। आप सभी साथी ध्यान रखें, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं साथियों, और ये 16 पीएफ जो विधि है इसका निर्माण किसने किया था? साथियों, कैटल महोदय ने किया था। आप सभी साथी ध्यान रखें, अगर आपसे पूछ रहा है 16 पीएफ प्रश्नावली विधि का जो निर्माण है किसने किया था, तो कैटल ने किया था। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है कहलाता है। ऑप्शन ए समायोजन, ऑप्शन बी व्यक्तित्व, ऑप्शन सी संवेदना, ऑप्शन डी चरित्र। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों, व्यक्ति की मनोशारीरिक अवस्थाओं का वह संगठन जो कि उसके पर्यावरण के साथ सामंजस्य निर्धारित करता है क्या कहलाता है? साथियों, उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी व्यक्तित्व होता है। साथियों, ये परिभाषा व्यक्तित्व की किसने दी थी? आल्पोर्ट महोदय ने दी थी। साथियों, आप सभी साथी ध्यान रखें, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सामान्य पुरुष में पाए जाते हैं। सामान्य पुरुष में कौन कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं? ऑप्शन ए XX गुणसूत्र, ऑप्शन बी XY, ऑप्शन सी XXX गुणसूत्र, ऑप्शन डी X गुणसूत्र। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों, सामान्य जो पुरुष में गुणसूत्र पाए जाते हैं वो XY गुणसूत्र पाए जाते हैं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों, महिलाओं में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं XX गुणसूत्र। साथियों, जो पुरुष का Y गुणसूत्र होता है वो XY गुणसूत्र लिंग निर्धारण का कार्य करता है। साथियों, कि जो जन्म लेने वाले संतान है वो महिला लड़का होगा या लड़की होगी ये निर्धारण करता है पिता के गुणसूत्रों पर। आप सभी साथी ध्यान रखिए, प्रश्न पूछे जा सकते हैं इस प्रकार से, लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्रों के द्वारा होता है? तो पिता के गुणसूत्रों के द्वारा, पुरुष के गुणसूत्रों के द्वारा होता है। साथियों, चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि अपने बच्चों को स्कूल भेजना माता पिता का कर्तव्य है, जिम्मेदारी है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 21A, ऑप्शन बी अनुच्छेद 343A, ऑप्शन सी अनुच्छेद 51A, ऑप्शन डी अनुच्छेद 31A। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सी। साथियों, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 51A इसका राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 51A के तहत माता पिता का दायित्व है कि अपने बच्चों को स्कूल भेजे वो, जबकि अनुच्छेद 21A कहता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। आप सभी साथी ध्यान रखें। चलते साथियों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, तनाव घटाने एवं समायोजन की अप्रत्यक्ष विधि है। ऑप्शन ए दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, ऑप्शन बी बाधाओं को हटाना, ऑप्शन सी उदात्तीकरण अथवा शोधन, ऑप्शन डी दूसरा मार्ग खोजना। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों, अप्रत्यक्ष विधि पूछी गई है। साथियों, जो 3 विधि हैं उनमें प्रत्यक्ष है, जैसे यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उदात्तीकरण अथवा शोधन जो विधि है अप्रत्यक्ष विधि है, और सभी जो बाकी की विधियाँ हैं वो प्रत्यक्ष विधि है। साथियों, समायोजन की। आप सभी साथी ध्यान रखें, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा आज का अंतिम प्रश्न, एक अध्यापक को अपनी कक्षा में निम्न में से किस तथ्य को नकारना चाहिए? आप एक अध्यापक बन चुके हैं और आप अपनी कक्षा में ये जो 4 तथ्य दिए गए हैं इनमें से किसको नकार देना चाहिए? साथियों, ऑप्शन ए छात्र छात्राओं के पठन संबंधी विकारों को, ऑप्शन बी छात्र छात्राओं के मध्य में लैंगिक भेदभाव को, ऑप्शन सी छात्र छात्राओं के व्यवहार संबंधी विकारों को, ऑप्शन डी छात्र छात्राओं के झगड़ों से संबंधित मुद्दों को। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी छात्रों के मध्य लैंगिक भेदभाव शिक्षक को नहीं करना चाहिए। शिक्षक को इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि मैं छात्रा को ज़्यादा पढ़ाऊँ,
छात्र को कम पढ़ाऊं, इस प्रकार छात्र के ऊपर विशेष ध्यान दे, छात्रा के ऊपर ध्यान न दे, ऐसा नहीं करना चाहिए। छात्रों के मध्य लैंगिक भेदभाव नहीं करना चाहिए। छात्रों के पठन संबंधी विकारों पर ध्यान देना चाहिए। व्यवहार संबंधी, झगड़ों से संबंधित इन सभी मुद्दों पर अध्यापक को ध्यान देना चाहिए बिल्कुल। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, छात्रों के मध्य लैंगिक भेदभाव पर बिल्कुल नहीं देना चाहिए। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त होता है। आपको हमारे प्रश्न कैसे लगे? अगर आपको हमारे प्रश्न अच्छे लगे हैं तो आप सभी साथी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि वो भी हमारी चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को सशक्त और मजबूत बना सके। धन्यवाद साथियों, मिलेंगे फिर से एक और बेहतरीन कक्षा में।